हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और यह पहला अनुप्रयोग है जिसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बच्चों हमको गाउस के नियम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब इस फार्मूले का डेरिवेशन किया जाएगा तो उसमें गाउस का नियम आएगा ही आएगा। तो बात करते हैं कि गाउस का नियम होता है क्या। तो देखिए बच्चों, गाउस का नियम यह बताता है किसी भी शेप साइज मतलब किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास निर्वात अथवा वायु में एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई ई, वह इस बंद पृष्ठ के भीतर मौजूद आवेश, हमारा देखिए इसके भीतर क्या आवेश मौजूद है, क्यू इनसाइड, इसके भीतर जो भी आवेश, यानी इस बंद पृष्ठ के भीतर का जो कुल आवेश है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, और हम बंद पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका जो दूसरा फार्मूला होता है बच्चों, बंद पृष्ठ, यहां सर्कल बता रहा है कि इस बंद पृष्ठ से जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वह फ्लक्स E डॉट ds के इक्वल होता है। तो बच्चों यह फार्मूला जब हम एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यूज करेंगे यह फार्मूला को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि निर्वात अथवा वायु में किसी भी बंद पृष्ठ जो रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई, उस बंद पृष्ठ के भीतर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसी का इंटीग्रल यह हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट ds। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक अनंत लंबाई का वायर है, जैसा कि वायर आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, अनंत लंबाई का है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है एक समान रूप से फैला हुआ है और इस वायर से मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। चूंकि बच्चों जिस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस पॉइंट को काटता हमारा एक गाउसियन पृष्ठ होना चाहिए। अब वह गाउसियन पृष्ठ आप किसी भी आकार आकृति का बना तो सकते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना है कि हमको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है किसी इस प्रकार की आकृति को हम बनाएंगे जिसके लिए यह इंटीग्रल को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो हम बच्चों क्या करते हैं कि इस अनंत लंबाई के वायर के वजह से जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र बताना है उसको काटता हुआ गाउसियन पृष्ठ बेलन बना देते हैं। ठीक है, तो हमने गाउसियन पृष्ठ बेलन बना दिया बच्चों, देखिए। ठीक है, और इस बेलन का रेडियस क्या है, r, और यह एक यूनिक फॉर्म में एक समान बेलन आपको दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस सब जगह सेम है। तो बच्चों बात करते हैं कि इस अनंत लंबाई के वायर के वजह से इस बेलन के प्रत्येक पॉइंट में जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड बाहर जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि चार्ज पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन
उस चार्ज के आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है। और हर पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन मिलेगा वह आउटवर्ड बाहर के तरफ ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी यह जो हमने काल्पनिक बेलन बनाया है यह एक गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, अब हमारा टारगेट यह है कि यह जो गाउसियन पृष्ठ है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को कैलकुलेट करें। क्योंकि बच्चों हम देख रहे हैं कि यह जो गाउसियन पृष्ठ है मुख्यतः 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। एक इसका यहाँ जो वक्र वाला भाग है यानी जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है का, दूसरा इसके 2 समतल पृष्ठ, एक ऊपर है बेलन का एक नीचे बेलन का समतल पृष्ठ। तो इन तीनों पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले फ्लक्स निकाल रहे हैं और टोटल के लिए तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस बेलन के वक्र वाले भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं यह जो कर्व वाला भाग है इस मतलब कर्व वाले भाग से फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं छोटे से भाग से फ्लक्स निकालते हैं। जब छोटे से भाग से फ्लक्स हमको पता रहेगा और उस पूरे कर्व वाले भाग का फ्लक्स बताना हो तो हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे। क्योंकि समाकलन का मतलब ये होता है चीजों को समाकलित करना, जोड़ना। यानी हम क्या करते हैं इस कर्व वाले भाग पे एक छोटा सा एरिया कह लेते हैं बच्चों ds लेते हैं। ठीक है, और यह ds जो है बच्चों क्षेत्रफल सदिश है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। यानी यह जो आपने एरिया ds लिया है इसका भी जो डायरेक्शन होगा वह बाहर के साइड है। ठीक है बच्चों, इधर हमने ये सभी जगह वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ds का डायरेक्शन और e का डायरेक्शन सेम है। अब हम क्या करते हैं इस समय यह जो वक्र वाला भाग है इससे रिलेटेड फ्लक्स को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गाउसियन पृष्ठ के वक्र भाग से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है बच्चों, यानी ये जो वक्र वाला भाग है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वह हम लिख रहे हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूं फाई वक्र लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया इंटीग्रल E डॉट ds। ठीक है, E डॉट यानी 2 सदिशों का यह अदिश गुणनफल है। इसको जब आप ओपन करेंगे आगे तो यह आपको जो मिलेगा E ds cos थीटा। और थीटा जो बच्चों एंगल है वह E और ds के बीच है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कि इसका जो एरिया वेक्टर बच्चों है वो भी आउटवर्ड बाहर है और जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो भी क्या है आउटवर्ड बाहर के तरफ ही है। इस वजह से जो एंगल हमको दिखाई दे रहा है वह एंगल बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी 0 मिल रहा है। और cos 0 का मान जानते हैं क्या होता है 1 होता है। यानी जो फाई वक्र होगा बच्चों वह हो जाएगा इंटीग्रल E ds के इक्वल, क्योंकि cos 0 का मान जानते हैं 1 भर देंगे तो हमको E ds के बराबर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो E है इस पूरे
पूरी लाइन में वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, एक समान है, यानी वह एक अचल क्वांटिटी के जैसा बिहेव कर रही है। इस वजह से इस कैपिटल ई को इस इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, इस इंटीग्रल से कैपिटल ई को बाहर कर देते हैं और अंदर हमको मिलेगा ds। देखिए बच्चों ds क्या है, ds जो है इस छोटे से भाग का एरिया और हमको इस पूरे बेलन का एरिया निकालना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे बेलन की लंबाई हमने नहीं डिफाइन किया है, तो बेलन की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल ईयर, ठीक है। अब हमको बेलन का एरिया लिखना है, तो आप देख रहे हैं कि बेलन जो है कर्व के जैसा है, तो यहाँ पे जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक रिंग दिखाई दे रहा है, और रिंग की जो लेंथ की बात की जाए, यानी जो वलय बना हुआ है नीचे, उस वलय की जो लंबाई की बात करेंगे आप 2πr के बराबर, और उस लंबाई पे यदि हम इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो पूरा ये जो वक्र वाला भाग है, पूरे वक्र भाग का एरिया हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी फाइनल जो आपको फाई वक्र मिलेगा वह मिलेगा e इंटू परिधि हो जाएगी 2πr, जो बेलन बना हुआ है नीचे उसकी परिधि हो गई, यहाँ पे इसकी परिधि हो गई 2π, और उसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पूरे वक्र भाग का एरिया पता चल जाएगा 2πr, ठीक है बच्चों। यह हमने जो फ्लक्स निकाला है, इस वक्र वाले भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा है यह निकाला है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस बेलन के जो समतल वाले भाग है, समतल भाग आपको तो दिखाई दे रहा होगा, बेलन का एक ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, ठीक है बच्चों। चूंकि अब हमको इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालना है, तो हमको इसका छोटा सा पहले ds एरिया लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा ds एरिया लेते हैं, सरफेस ऊपर लिया जा रहा है ना, तो उसका आउटपुट डायरेक्शन कहां होगा, आउटपुट बाहर, यानी यह जो ds आपने लिया है इसका डायरेक्शन कहां है बच्चों, बाहर के साइड है, और इस धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप देख रहे हैं आउटपुट बाहर की तरफ है ही। इसी प्रकार बच्चों यदि हम यहाँ नीचे की तरफ एरिया ds लें, तो उसका भी एरिया ds लंबवत बाहर के साइड या नीचे की तरफ होगा, और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं आउटपुट बाहर की तरफ, ठीक है बच्चों। और हम इन दोनों में देख रहे हैं कि E और ds यानी वैद्युत क्षेत्र और एरिया क्षेत्रफल से इनके बीच जो एंगल बन रहा है बच्चों वह 90 का बन रहा है, और जब cos 90 का मान 0 भरा जाएगा तो समतल वाले भाग से जो रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू होगी बच्चों वह 0 हो जाएगा, यानी इस बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों, इसके लिए हम फाई समतल इसका नाम दे देते हैं। अब क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 क्यों हो रहा है, अभी हमने आपको डिफाइन किया कि E और ds के बीच जो एंगल है वह क्या है, 90 है, और जब उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए से फाई समतल की वैल्यू को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये क्या है, सेकंड। अब हमको उस पूरे गाउसियन प्रेशर से रिलेटेड फ्लक्स लिखना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए गाउसियन
डिस्ट से कुल गॉसियन पृष्ठ से कुल गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लक्स, इसको मैं फाई ई बोल देता हूं और दोनों को जोड़ता हूं समीकरण नंबर 1 से और 2 से, तो आप पाएंगे फाई यानी वक्र हो जाएगा प्लस फाई समतल। ठीक है, तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा फाई वक्र की वैल्यू अपन ने डिफाइन किया था, जो क्या था e इंटू 2 पाई आर यल है और प्लस फाई समतल की वैल्यू तो 0 है, यानी आप देख रहे हैं कि जो फाई ई है वह हमको निकल के आया है कैपिटल E इंटू 2 पाई आर यल। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, यानी जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वह हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों अप्लाई करेंगे हम लोग गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिए गाउस के नियम, गाउस के नियम अप्लाई करते हैं। यानी आप जानते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे बच्चों क्यू इनसाइड कहां का आवेश है, जो आपने गाउसियन पृष्ठ बनाया है उसके भीतर का आवेश है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो आवेश वह एक लाइन पर फैला हुआ है, जिसके वजह से इसके पास जो रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। हमें जिसको मुख्यतः लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा बराबर q बाई स्मॉल l, यानी प्रति एकांक लंबाई उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है बच्चों। तो यहां से हम लोग, चूंकि यह आवेश q इनसाइड का है, तो यहां से हम q इनसाइड की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इनटू l। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, यह जो गाउसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश है हम रेखीय आवेश घनत्व के पदों में रख सकते हैं, यानी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। यह इक्वेशन नंबर बच्चों क्या है 4। यह हमने गॉस के नियम से फ्लक्स लिखा हुआ है, पीछे भी गॉस से पृष्ठ का टोटल फ्लक्स हमने निकाला है, दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को इक्वल करेंगे आप, तो टोटल फ्लक्स अभी हमने लिखा था यहाँ पे, यानी E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। यह बेलन की लंबाई है, लंबाई से लंबाई कट जाएगा, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक बताना है, तो यह गुणा वैद्युत कहा जाएगा भार में जाएगा। तो फाइनल व्यंजक जो हमको मिलेगा बच्चों, कैपिटल E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है बच्चों, तो यह जो व्यंजक हमने निकाला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, और मैं इसका सदिश रूप भी लिख सकता हूं। तो बच्चों इसका सदिश रूप भी आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और हम क्या करते हैं उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे जो आर कैप है एकांक सदिश है, जब हमने वैद्युत क्षेत्र के परिमाण में उसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया तो वह एक सदिश बनेगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है सेकंड लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन लेके आएंगे। ठीक है, सो धन्यवाद बच्चों।